नमस्कार दोस्तों, आज से मैं आपको पर्यावरण अध्ययन की मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 1 से 5 के जो हमारे विद्यार्थी हैं, यानी कि रीट लेवल फर्स्ट वाले जो विद्यार्थी हैं, उनको ये ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने खुद ने नोट्स तैयार करे हैं। जो आपकी बुक्स चलती हैं आरबीसी और एनसीईआरटी की, वो सारी की सारी किताबें मैंने अच्छे से पढ़ी हैं। इसके अलावा इसमें जो आपका नया सिलेबस ऐड हुआ है, वो नया सिलेबस मैंने अच्छे से उसको पढ़ा। उसमें से जो इम्पोर्टेंट लाइंस मेरे को मिली हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरे को जो उसमें दिखा, वो मैंने यहाँ पर नोट किया नोट्स के रूप में। उसी को मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ दोस्तों। इम्पोर्टेंट हैं, सारी लाइनें इम्पोर्टेंट हैं आपकी। यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आप पेपर देने के बाद मिला सकते हैं, क्योंकि 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें बहुत सारे प्रश्न हमारे इससे नोट्सों से आए हैं। तो वो आपको भी मतलब उसका फ़ायदा हो सके, इसलिए मैं आपको ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यदि आपको पूरा कंप्लीट चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, इसमें मैंने नोट्स टाइप में बनाया है, एक प्रकार से आप नोट्स मान लो इनको, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट हैं आपके जो टॉपिक नए जोड़े गए हैं, उनको मैंने नोट्स के रूप में लिखा है। इसके बाद में वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। सारा सिलेबस अच्छे से आपका अध्ययन करने के बाद में ये तैयार किए गए हैं। देखिए, पर्वतारोहण में आने वाली कठिनाइयाँ कौन सी हैं? ये नया टॉपिक जोड़ा गया है, पर्वतारोहण का पहला टॉपिक नहीं था, 2021 से ये नया टॉपिक ऐड हुआ है। तो पर्वतारोहण आप जानते हैं, जो लोग पर्वतों पर चढ़ते हैं तो उनके लिए कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती हैं, ये हमारा प्रश्न है। वैसे तो ये बड़ा प्रश्न है, लेकिन यहाँ से प्रश्न छोटा भी बन सकता है। यदि आपको ये सारी चीज़ पता हो तो आप छोटे प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखिए, इसमें जो कठिनाइयाँ आती हैं, एक तो बर्फीली तूफानें, यानी कि बर्फीली तूफानें आती हैं बार बार, बहुत सारे, जैसे वो चढ़ते हैं तो कई बार मतलब बर्फ़ भी गिर जाती है, तूफान भी चलते रहते हैं, फिसलन हो जाती है कई बार ऐसी। हिमस्खलन यानी बर्फ़ का फिसल जाना, बर्फ़ खिसक जाती है, बर्फ़ टूट जाती है, गिर जाती है, ये भी एक कठिनाई होती है। कम वायु दाब में ऑक्सीजन की कमी। अब ये है तो बड़ा सवाल, लेकिन छोटे सवाल यहाँ से बन सकते हैं, तो उनको आप कर सकोगे यदि ये आपको पूरा डिटेल से पता होगा तो कम वायु दाब और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, आपको पता है। इसके बाद में कम तापमान रहता है, तापमान कम रहता है। पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई होती है, जब वो ऊपर चढ़ते हैं तो उनको पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई मिलती है इस तरीक़ा से, तो उसमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ख़राब मौसम होता है, मौसम ख़राब होता है कई बार, तो उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सौर विकिरण की वजह से भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ज्वालामुखी की क्रियाएं होती हैं कई बार। इसके बाद में एल्टीट्यूड सिकनेस, इसका मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी से होने वाली बीमारी। ये प्रश्न देखो सीधा यहाँ से लाइन से बन सकता है कि एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होती है। ये एल्टीट्यूड सिकनेस है, ऑक्सीजन की कमी से होने वाली जो बीमारी होती है उसका नाम है एल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है। तो ऐसे छोटे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, तो आप उनको कर सकोगे, क्योंकि हमने ये आपके जो नए टॉपिक हैं उनको अच्छे से पढ़ने के बाद में ये नोट्स तैयार करे हैं आपको। इसके बाद में अगला हमारा इसी में प्रश्न बन जाता है, पर्वतारोहण में काम आने वाले औजार कौन से हैं? पर्वतारोहण में जो काम आते हैं औजार, वो कौन कौन से औजार होते हैं, वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। इसमें देखिए, नुकीले कील वाले जूते, इसमें उनके पास जो जूते होते हैं वो नुकीले होते हैं, उनमें कील लगी हुई होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो बर्फ़ पे चढ़ेंगे तो वो कीलें उस बर्फ़ में चुभने से वो क्या है, गिरते नहीं है, इधर उधर फिसलन नहीं होती है, तो उससे क्या उनको मजबूती मिलती है और उससे वो आसानी से चढ़ने में उनको मतलब थोड़ी सी सहायता मिल पाती है। वैसे तो रस्सी इत्यादि वगैरह सब कुछ होता है उनके पास। ऑक्सीजन का सिलेंडर उनके पास होता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल कम होता चला जाएगा। इसके बाद में नायलॉन की मजबूत रस्सी होती है, उनके पास एक रस्सी भी होती है, क्योंकि रस्सी की भी ज़रूरत पड़ती रहती है। कील इत्यादि वगैरह ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसमें ठोक ठोक करके वो ऊपर चढ़ते रहते हैं, और जूतों में कील लगी रहती हैं जो उनको सपोर्ट करती हैं। इसके बाद में आइस ग्लासेज और हेलमेट होता है उनके पास। आइस ग्लासेज होते हैं, ग्लासेज यानी चश्मे उनके पास होते हैं, हेलमेट लगे होते हैं उनके पास, ठीक है। उसके बाद में नुकीली छड़ होती है, उस छड़ की सहायता से वो उसको उस बर्फ़ पे लगा लगा के आगे बढ़ जाते हैं। हाथों के दस्ताने होते हैं,
इसके बाद में नायलॉन का मजबूत बेल्ट होता है, एक मजबूत बेल्ट होता है, बेल्ट से बांध लेते हैं रस्सी को। तो कई बार तो क्या है कि वो चढ़ते चढ़ते रस्सी, मान लो उनके पैर हट जाते हैं या फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, तो कई बार वो उनकी जो रस्सी होती है ना, उसी के सपोर्ट से वो बच पाते हैं और वो रस्सियाँ उनकी उस मजबूत बेल्ट से बंधी रहती है इस तरीक़ा से। इसके बाद में पोर्टेबल कैंपिंग तंबू होता है उनके पास, जिसको मतलब कभी भी घड़ी करके और अपने मतलब साथ में लेके वो जा सकते हैं। इसके बाद में हल्की सीढ़ियाँ होती हैं उनके पास, छोटी हल्की सीढ़ी भी वो साथ में रखते हैं। ये सारा सामान पर्वतारोहण वाला जो व्यक्ति होगा उसके पास मिलेगा, तभी जाकर के वो उस काम के लिए आगे बढ़ सकता है, क्योंकि किसी से मांगेंगे थोड़ी, वहाँ सबको साथ में लेके जाना पड़ता है अपना सब कुछ। ठीक है, तो ये हमारा एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन यहाँ से छोटे प्रश्न यदि बने तो आप कर सकोगे। जैसे मान लो सवाल बन जाए कि पर्वतारोहण में काम आने वाले औजार निम्न में से कौन सा नहीं है या कौन सा है, तो आप कर सकोगे, क्योंकि हमने इसमें सारे ही लिख दिए हैं, दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। चले आगे चलते हैं। अगला हमारा सवाल है 3 नंबर, कह रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर कितने सेंटीग्रेड तापमान की कमी आ जाती है। ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। तो इसका आंसर याद रखना है 6.5 डिग्री की कमी आ जाती है प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर। जैसे ही आप 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाओगे तो वहाँ पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वहाँ कमी आ जाएगी। जैसे जैसे और ऊपर जाओगे तो और कमी आ जाएगी, फिर ऊपर जाओगे तो और कमी आ जाएगी। इसीलिए वो सिलेंडर इत्यादि की व्यवस्था पहले से ही लेकर चलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला जो सवाल है वो भी इस बार जो नया टॉपिक जोड़ा गया है उसी से है, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हम उसको कह सकते हैं, जहां से प्रश्न आपका निश्चित आ सकता है। कह रहे हैं कि भारत की प्रमुख पर्वतारोही महिला कौन कौन है। भारत की पर्वतारोही महिला कौन कौन है। देखो, आपको पता है कि पुरुष भी पर्वतारोहण करते हैं, तो महिला भी कम नहीं है। तो उसमें कौन कौन ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने पर्वतारोहण में मतलब अपनी फतेह हासिल की है, एक विजय पताका उन्होंने वहां पर फहराई है। तो चलिए देखते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है हमारे देश के अंदर। सबसे पहले नाम है इसमें बछेंद्री पाल का। अब बछेंद्री पाल से रिलेटेड प्रश्न किसी भी तरह बन सकता है कि ये किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो मैंने यहाँ लिखी है, वहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो बछेंद्री पाल 1984 में जन्म उत्तराखंड की है। कहाँ की है? उत्तराखंड की। तो राज्य की बात करें तो उत्तराखंड से इनका संबंध है। इसके अलावा इनका जो प्रश्न बन सकता है वो ये बन सकता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला व विश्व की 5वीं महिला है ये। तो यहाँ से प्रश्न आपका निश्चित रूप से बन सकता है। सवाल आ सकता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है, पहली भारतीय महिला, या फिर विश्व की 5वीं महिला के रूप में किसने फतेह हासिल की है। तो नाम आएगा बछेंद्री पाल। कौन है? बछेंद्री पाल। इसके अलावा 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया या तिरंगा लहराया। अब बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर कब तिरंगा लहराया? तो याद रखना है 23 मई 1984 को। ठीक है, तो ये इसमें से 3 प्रश्न आपके बन सकते हैं सीधे सीधे। इसका किस राज्य से संबंध है, और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, और विश्व की 5वीं महिला कौन है। ठीक है, एवरेस्ट पर कब इन्होंने तिरंगा लहराया, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में सेकंड है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा का संबंध उत्तर प्रदेश से है दोस्तों। कहाँ है? उत्तर प्रदेश से। अब देखो, इनसे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से प्रश्न बन सकता है वो लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत व विश्व की पहली दिव्यांग महिला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत और विश्व की पहली दिव्यांग महिला है। दिव्यांग महिला का मतलब आप समझ रहे हैं, दिव्यांग से अर्थ यहाँ पर विकलांग है, कोई भी डिसेबिलिटी उनके अंदर है। ऐसी भारत की और दुनिया की पहली महिला है अरुणिमा सिन्हा, जिसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। तो ये बहुत ही मोस्ट लाइन है दोस्तों, और ये कब किया है उन्होंने? 2013 में। इसके अलावा 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम दिव्यांग महिला है। तो देखो, हर लाइन में से प्रश्न बनेगा, तो मैंने वही लाइन यहां पर नोट की है जहां से प्रश्न बनेगा। ठीक है, चलिए, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम दिव्यांग महिला कौन है? उत्तर हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा। आगे चलते हैं। अगला है हमारा मालावथ पूर्णा, जिसका संबंध तेलंगाना से है। कहां से है? तेलंगाना से। अब इनसे रिलेटेड कौन सा सवाल आ सकता है? देखिए, यहां लिखा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय लड़की है ये। भारत की वो लड़की है जो सबसे कम उम्र में
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। कितनी उम्र है? 13 वर्ष 11 माह। कोई मायने नहीं रखता है, कोई मायने नहीं रखता है दोस्तों, 13 वर्ष का बालक कितना सा छोटा होता है, लेकिन दुनिया जानने लगी पूरी, क्योंकि उन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया है। तभी तो कहते हैं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऐसा ही कुछ इन्होंने किया है। मालावत पूर्णा, तेलंगाना से इनका संबंध है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपका बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई प्रश्न आपके सीधे सीधे बनेंगे यहाँ से। इसके बाद में आगे है संगीता बहल, जम्मू कश्मीर से संबंध है इनका। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। क्या इनके बारे में विशेष है? तो सुनिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्र दराज महिला है। 2018 में चढ़ी थी ये। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड प्रेमलता अग्रवाल के नाम था। सबसे उम्र दराज महिलाओं में यदि नाम आए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज महिला कौन है, तो संगीता बहल का नाम आता है। 2018 में ये उस पर गई थी, और इनसे पहले जो नाम आता था प्रेमलता अग्रवाल का नाम आता था। आगे देखिए, अब देखो आगे चलते हैं दोस्तों। 5 नंबर पे यहां देखेंगे आप प्रेमलता अग्रवाल, ठीक है, जिसकी जिक्र हम अभी कर चुके हैं। इनका संबंध झारखंड से है। क्या विशेष है? देखिए, 48 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया इन्होंने 2011 में। तो ये भी एक बहुत ही विशेष बात है दोस्तों। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट मैंकिले पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। पर देखिए, आपका दूसरा जो प्रश्न बन सकता है वो ये है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट मैंकिले, वहां पर चढ़ने वाली, उस पर चढ़ने वाली जो भारतीय महिला है उसका नाम है प्रेमलता अग्रवाल। तो ये भी प्रश्न आपके लिए आ सकता है, ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। आगे चलें। अब देखो दोस्तों, आगे है 6 नंबर पे। देखिए, संतोष यादव, इनका संबंध हरियाणा से है। इनके विषय में क्या विशेष है देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। कौन है? प्रथम भारतीय महिला। ये माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम 2 बार चढ़ी है। अब कब चढ़ी है? एक तो 1992 में और एक 1993 में। ये 2 बार चढ़ी है दोस्तों, 1992 और 93 में, ठीक है। ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है कि माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? नाम है संतोष यादव, जिसका संबंध हरियाणा से है। कब चढ़ी है? 1992 में और 93 में लगातार। इसके बाद में आगे चलते हैं 7 नंबर पे। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 7 नंबर पे। देखिए आप, काम्या कार्तिकेयन, नाम है काम्या कार्तिकेयन, जिनका संबंध मुंबई से है। इनके विषय में देखते हैं क्या विशेष है। याद रखना है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एकांकागुआ पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की लड़की है। ये बहुत ही विशेष है ये, ठीक है। यहां से प्रश्न बन सकता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी, एक तो ये कि नाम क्या है उसका? माउंट एकांकागुआ, ये नाम है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम है। इस पर्वत चोटी पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की लड़की है ये। 12 वर्ष की, सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में वो इस पर चढ़ी है। तो ये भी बहुत ही विशेष बात है दोस्तों। आगे देखिए, आगे है इसमें लास्ट नुगशी और ताशी मलिक। नुगशी व ताशी मलिक दोनों साथ में जोड़ा है। ये जुड़वा बहनें हैं दोनों की दोनों। इनका संबंध है हरियाणा से, ठीक है। तो इनके बारे में याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जुड़वा बहनें हैं ये। 2013 में चढ़ी है जुड़वा बहन चढ़ने वाली। ये एक पहली मतलब एक जोड़ी बनी है। कहाँ चढ़ी है? माउंट एवरेस्ट पर। कब? 2013 में। दुनिया की पहली जुड़वा बहनें जिन्होंने 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों पर चढ़ने का गौरव हासिल किया है। 7 महाद्वीपों की जो सर्वोच्च चोटियां हैं उन पर भी चढ़ चुकी हैं ये। कौन? दोनों बहनें, नुगशी और ताशी मलिक। हरियाणा से संबंध है इनका। तो ये एक जुनून होता है जब आप कुछ मतलब मन में सपना देख लो और उसको पूरे ईमानदारी और दिल से यदि उसको आप चाहते हैं तो कुछ भी आप कर सकोगे। कोई भी असंभव नहीं है आपके लिए। जैसे यहाँ पर आपने देखा जो हमारी भारत की महिलाएं, उन्होंने कितने बड़े कारनामे दुनिया को दिखाए हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है 5 नंबर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 5 नंबर। 5 नंबर सवाल को देखते हैं। भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री कौन कौन हैं?
अब अंतरिक्ष यात्री वाला टॉपिक भी नया जोड़ा गया है, तो यहाँ भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं जहाँ से आपका प्रश्न बनेगा। देखिए, सबसे पहले नाम आता है राकेश शर्मा का, राकेश शर्मा। अब राकेश शर्मा से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट था वो मैंने यहाँ पर नोट किया है। तो देखिए, सबसे पहले तो इनके जन्म की बात करें तो 13 जनवरी 1949 में इनका जन्म पटियाला पंजाब में हुआ है। एक तो यहाँ से प्रश्न बन जाए, मान लो कि राकेश शर्मा का जन्म कहाँ हुआ है, पटियाला पंजाब में, कब हुआ है, 13 जनवरी 1949 को। आगे है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है ये, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री का गौरव राकेश शर्मा जी को ही जाता है। कब गए हैं, 2 अप्रैल 1984 को। अंतरिक्ष में बीता समय, अंतरिक्ष में कितना समय इनका बीता, तो 7 दिन, ठीक है, 21 घंटे और 40 मिनट ये अंतरिक्ष में रहे हैं दोस्तों। 7 दिन बहुत बड़ी बात है। तो 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट अंतरिक्ष में इन्होंने समय बिताया। मिशन, जिस मिशन के तहत ये अंतरिक्ष में गए उसका नाम है सोयूज T11। ये भी प्रश्न बन सकता है, किस मिशन के तहत राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए, ठीक है, तो सोयूज T11 के तहत गए हैं। इसके बाद में अंतरिक्ष में इंदिरा गांधी को उत्तर दिया, यानी जब इंदिरा गांधी ने इनसे कुछ पूछा तो इन्होंने इंदिरा गांधी को उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये उत्तर दिया था राकेश शर्मा ने। किसको दिया था, इंदिरा गांधी को दिया था। तो इंदिरा गांधी के टाइम की बात है, तो इन्होंने ये इस तरह का उत्तर उनको दिया है दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। अब इनसे रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो आपको सही करना है, गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद में कल्पना चावला जी के बारे में जानते हैं। कल्पना चावला, देखिए जन्म की बात करें तो 17 मार्च 1962 में इनका जन्म करनाल हरियाणा में हुआ है। किसका, कल्पना चावला जी का। इसके बाद में इनकी मृत्यु जो हुई है 1 फरवरी 2003 में हुई है, कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना में। जो कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना हुआ था उसके अंतर्गत इनकी मृत्यु हुई थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला है ये। प्रश्न पूछ लिया जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो कल्पना चावला नाम आएगा। और इनका जो संबंध है करनाल हरियाणा से है। इनकी मृत्यु हुई 1 फरवरी 2003 को। अंतरिक्ष में बीता समय, अब इनका अंतरिक्ष में जो समय बीता है वो है 31 दिन 14 घंटे और 54 मिनट। ये देखिए कितनी बड़ी बात है दोस्तों। राकेश शर्मा जी 7 दिन रुके हैं, लेकिन ये पूरे 31 दिन रुक के आई हैं। 31 दिन 14 घंटे और 54 मिनट, ये भी पूछा जा सकता है। इन्होंने अंतरिक्ष की प्रथम उड़ान STS 87 कोलंबिया शटल से संपन्न की थी। यानी इन्होंने जो प्रथम उड़ान की थी वो इससे गई थी, वो STS 87 कोलंबिया शटल, ठीक है। जिस यान से वो गई है उस यान का नाम है, तो ये भी आपके लिए ध्यान में रखना होगा। इसके बाद में कल्पना जी की दूसरी जो उड़ान हुई है वो 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया से शुरू हुई है। तो दूसरी बार जो गई हैं तो किससे गई हैं, स्पेस शटल कोलंबिया से गई हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहली उड़ान जो हुई है उनकी वो STS 87 कोलंबिया शटल से हुई, और जो दूसरी उड़ान हुई है उनकी वो स्पेस शटल कोलंबिया से हुई। लौटते समय 1 फरवरी 2003 को यान जो है नष्ट हो गया, उसमें उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इनके पुरस्कार से संबंधित भी इसमें कुछ फैक्ट हैं, तो वो भी देख लेते हैं। नासा अंतरिक्ष उड़ान पद, एक तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नासा विशिष्ट सेवा पदक इनको मिला है। इसके अलावा यहाँ देखो, इसमें हमने पिताजी और माताजी का नाम भी लिखा है, क्योंकि ये थोड़े से फैक्ट पूछे जा सकते हैं इसलिए। बनारसी लाल चावला इनके पिताजी का नाम था, और संजयोती देवी इनकी माताजी का नाम था। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। पुरस्कार में नासा अंतरिक्ष उड़ान पद और नासा विशिष्ट सेवा पदक, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब चलते हैं आगे। सुनीता विलियम्स, सुनीता विलियम्स के बारे में देखिए। जन्म है 1900, अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सुनीता विलियम्स, सुनीता विलियम्स के बारे में जानते हैं। 19 सितंबर 1965 में इनका जन्म हुआ है ओहियो अमेरिका में। इनका जन्म हुआ है अमेरिका में। कब हुआ है, 19 सितंबर 1965 को। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं, भारतीय मूल की हैं, ठीक है, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है, सर्वाधिक समय तक रही है। ये प्रथम अंतरिक्ष यात्रा इनकी 2006-07 में हुई, और दूसरी अंतरिक्ष यात्रा इनकी 2012 में हुई है। तो ये सुनीता विलियम्स जी से संबंधित हमारे फैक्ट हैं। इसके बाद में गगनयान, ये भी आपको ध्यान रखना है। गगनयान क्या है, भारत का प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसका नाम है गगनयान। प्रश्न आ सकता है कि भारत का प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन
का नाम है गगनयान। इसके बाद में दिसंबर 2021 में प्रथम प्रायोगिक परीक्षण किया गया, यानी किया जाएगा, ऐसा इसमें है क्योंकि ये पिछले नोट से हैं, तो इसमें लिखा गया है कि दिसंबर 2021 में प्रथम प्रायोगिक परीक्षण किया जाएगा, इसका मतलब परीक्षण हो चुका है। व्योमेश मित्र गगनयान हेतु इसरो द्वारा विकसित अर्धमानवाकार रोबोट बनाया गया था, उस रोबोट का नाम है व्योम मित्र। ये भी प्रश्न बहुत ही मोस्ट है, व्योम मित्र क्या है? तो गगनयान हेतु इसरो द्वारा जो अर्धमानवकार रोबोट बनाया गया, महिला रोबोट, उसका नाम है व्योम मित्र। ऐसे आपको ये फैक्ट ध्यान रखने होंगे दोस्तों, इनमें से निश्चित रूप से आपका प्रश्न बनेगा और हमें पूरा विश्वास है कि इन फैक्टों में से आपको सवाल मिल जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? अब इसमें छोटे छोटे सवाल मिलेंगे आपको, वन लाइन वाले, तो इसमें आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहते हैं? उत्तर याद रखना है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो। अगला सवाल है हमारा, इसरो की स्थापना कब हुई? मोस्ट सवाल मिलेंगे आपको सारे, कोई भी फालतू का इसमें एक भी सवाल आपको नहीं मिलेगा। इसरो की स्थापना कब हुई? याद रखना है 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु कर्नाटक में है, किसका? इसरो का। आगे देखिए, अगला सवाल है, अंतरिक्ष विज्ञान में शोध को नई दिशा देने का श्रेय किसे दिया जाता है? अंतरिक्ष विज्ञान में शोध को, जो रिसर्च वगैरह हुए हैं, उसको एक नई दिशा देने का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर में याद रखना होगा वैज्ञानिक सतीश धवन को। किसको? वैज्ञानिक सतीश धवन को। अगला सवाल, विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब हुई? विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1980 में हुई दोस्तों। कब हुई है? 1980 में। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल है हमारा 10 नंबर। सड़कों के किनारे पौधों को लगाने से किस प्रकार का प्रदूषण नियंत्रित होता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है, पर्यावरण से रिलेटेड। ध्वनि एवं वायु प्रदूषण। देखिए, जब आसपास में पेड़ लगे होते हैं रोड के, तो उससे क्या ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है और वायु प्रदूषण भी कम होगा, आप जानते हैं। तो ऐसे करके ध्यान रखना होगा, ध्वनि एवं वायु प्रदूषण। अगला सवाल देखिए, पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, उत्तर में याद रखो, पर्यावरण के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। अब देखो, ये हमने वन लाइन क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव टाइप में यदि क्वेश्चन आए तो आप आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर्यावरण के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना ही हमारा पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है। आगे देखिए, पर्यावरण या वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन किसका है? तो याद रखना है, ये जो कथन है एक परिभाषा के रूप में, ये है J.S. रॉय ने दिया है। किसका है? J.S. रॉय का। आगे चलिए, अगला सवाल 13 नंबर। रेडियो एक्टिव प्रदूषण से मुख्य रूपेण कौन से रोग हो जाते हैं? रेडियो एक्टिव प्रदूषण जो निकलता है उससे मुख्य रूप से कौन से रोग हो जाते हैं? तो उत्तर याद रखना है, अस्थि संबंधी रोग। अस्थि का मतलब हड्डियों से संबंधित रोग हो जाते हैं दोस्तों। अगला सवाल, भारत में पर्यावरण समन्वय समिति की स्थापना कब हुई? भारत में पर्यावरण समन्वय समिति जो बनाई गई है उसकी स्थापना कब की गई है दोस्तों? 1972 में स्थापना हुई है। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। इसके बाद में आगे चलिए, राष्ट्रीय प्रतिभूमि विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? 1985 में गठन हुआ है। राष्ट्रीय प्रतिभूमि विकास बोर्ड का गठन 1985 में हुआ है। ये जितने भी मोस्ट क्वेश्चन हैं इनको याद कर लेना आप, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और बहुत अच्छे नंबर आप लेके आ सकते हैं दोस्तों। आपको करना क्या है, जब भी आप खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नहा रहे हैं, या आप उस टाइम पे आप ये सुन सकते हैं जब आपका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं होता है, आप बैठे हैं ऐसे ही मस्ती में, तो आप चला के छोड़ दीजिए। खाना खा रहे हैं तो आप खाना खाते सुनते रहिए, बना रहे हैं तो भी सुनते रहिए, नहा रहे हैं तो सुनते रहिए, आपको याद हो जाएगा। सुनते सुनते याद हो जाता है। सुनने से बहुत जल्दी चीज़ें याद होती हैं दोस्तों। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। इसको एक बार सुन लीजिए, उसके बाद में आपको काफ़ी कुछ याद हो जाएगा, और दोबारा सुन लिया तो आपको पूरा याद हो जाएगा। आगे चलिए, अगला सवाल है 16 नंबर। आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के कितने भाग हैं? तो इसमें उत्तर याद रखना, 2 भाग हैं, एक तो वायुमंडल और एक अंतरिक्ष। ये आधुनिक विचारधारा के अनुसार हम बता रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए।
अगला हमारा सवाल है मंदाकिनी क्या है, मंदाकिनी किसे कहते हैं? तो सुनिए इसका आंसर, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया को शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई देता है, एक ऐसा समूह रहता है तारों का जो हमें धुंधला सा दिखाई देता है दूर से, जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज होता है, जिसे हम मंदाकिनी या गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अगला हमारा सवाल है, देखिए इसी में 18 नंबर का, ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड किसे कहते हैं? छोटा सवाल बन के आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आपको ये याद रहेगा तो आप कर सकोगे। ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनियों का बना हुआ है, यानी करोड़ों मंदाकिनियों से मिलकर के बना होता है। अब मंदाकिनी क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा दोस्तों कि ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनियों का बना होता है। मंदाकिनी क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब अगला सवाल देखो 19 नंबर, आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा को हम दुग्ध मेखला भी कहते हैं, तो आपको बताना है आकाशगंगा के बारे में क्या है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा कहते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। क्या हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है? अब मंदाकिनी क्या है वो आपको बता चुके हैं। अब इस मंदाकिनी को दुग्ध मेखला भी कहा जाता है या फिर आकाशगंगा भी कहते हैं, ऐसे ध्यान रखो आप। 20 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौरमंडल जो हमारा है उसका ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो उत्तर याद रखना होगा, सूर्य है। पूरे सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत सूर्य है दोस्तों। आगे है हमारा सवाल, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, क्रोड। ये याद रखना बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? उत्तर याद रखो, क्रोड कहलाता है, क्रोड। अगला सवाल है, प्रकाश मंडल किसे कहते हैं? तो प्रकाश मंडल के लिए याद रखना है, सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। जो सूर्य की दीप्तिमान सतह होती है, जो दीप्त होती है, प्रदीप्त होती दिखाई देती है, उसको कहते हैं प्रकाश मंडल। अगला सवाल है, सूर्य क्रीट किसे कहते हैं? बहुत ही मोस्ट लाइन है सारी की सारी। सूर्य क्रीट किसे कहते हैं? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य क्रीट कहते हैं। कितना मोस्ट प्रश्न है, देखिए जब एग्जाम में आएगा तो चक्कर आ जाते हैं। तो सूर्य क्रीट के लिए याद रखना है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को, जब सूर्य ग्रहण होता है तब उस समय जो भाग दिखाई हमें दे रहा है उसका नाम सूर्य क्रीट है। अगला सवाल है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये भी मोस्ट सवाल है। तो याद रखना है 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। आगे सुनो 25 नंबर, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? उत्तर याद रखना है, बुध ग्रह। और बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह भी है, तो ये सबसे नजदीक वाला ग्रह है सूर्य का। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला हमारा सवाल है 26 नंबर सवाल पे चलते हैं। भोर का तारा किसे कहते हैं? देखो सारे प्रश्न मोस्ट है, इसमें एक भी प्रश्न आपको खराब नहीं मिलेगा। भोर का तारा किसे कहते हैं? तो उत्तर है, शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहते हैं, जिसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को या शुक्र को। ठीक है, अब इसको दूसरा नाम है पृथ्वी का भग्नी ग्रह, इसको भग्नी ग्रह भी कहते हैं। आगे सुनिए 27 नंबर, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ठीक, अगला सवाल, लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह कहते हैं मंगल ग्रह को। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को, याद रखना है। इसके बाद में है, सौरमंडल का वह एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, यानी ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन है? तो याद रखना है पृथ्वी, जिसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। अगला हमारा 30वां सवाल है, शांति सागर किसे कहते हैं? शांति सागर किसे कहते हैं? तो उत्तर में याद रखना है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यानी चंद्रमा पर जो धूल के मैदान बने होते हैं उनका नाम है शांति सागर। क्या नाम है? शांति सागर। तो दोस्तों आज के इस हमारे सेशन में केवल 30 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि 30-30 का सेट ही मैं आपको बताऊंगा। आपके एग्जाम में 30-30 प्रश्न ही आते हैं, तो 30-30 के हिसाब से हम आसानी से कर लेंगे, दिक्कत भी नहीं आएगी। ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं तो हमें थोड़ा देखने में दिक्कत आती है, आप भी नहीं देख पाते हैं पूरा का पूरा।
तो 30-30 के हिसाब से मैं सेट आपको बनाऊंगा। अगले हमारे जो मॉडल टेस्ट पेपर होगा उसमें आपको बताऊंगा आगे, इससे आगे 31 से लेकर के और आगे 60 तक। तो इस तरह से दोस्तों हमारा आज का जो सेशन है वो समाप्त हो जाता है। 30 क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से बताए हैं। अब आने वाले सेशन में मैं आपको 30 प्रश्न फिर बताऊंगा, उसके बाद में ऐसे ही क्रम चलता रहेगा हमारा, और इसमें जितने भी हमारे लगभग 700-800 क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो सारे के सारे मैं आपको बता दूंगा। इसमें आप जरूर उनको सुन लेना दोस्तों, और इसी महीने के अंदर मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। पूरा प्रयास रहेगा कि जून में आपको सब कुछ बता दूंगा। जुलाई में आप फ्री रहोगे तो आप उसमें प्रैक्टिस करते रहना, बार बार देखते रहना, सुनते रहना, तो आपको एकदम कंठस्थ हो जाएंगे और बहुत अच्छे नंबर आप ला सकते हो। 120 प्लस नंबर आप ला सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं है। आप बाकी आपकी तैयारी में दम हो, उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर आ सकते हैं दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।